हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में उत्तराखंड का क्लास 10वीं का साइंस का टोटल 41 क्वेश्चन बता दिया था, जिसमें से ज़्यादातर क्या था, ऑब्जेक्टिव था। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि साइंस का टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ना है, उससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, 80 में से 80 नंबर आएगा। तो आज 41 के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आया बाबू? 42वां क्वेश्चन। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। और साइंस की पेपर के बाद मैं जरूर ये बताऊंगा कि ये जो 100 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग का मैच हुआ। मैं तो बता रहा कि आपका बटे में से बटे नंबर मैच रहेगा, 80 में से 80। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे देखना हो और अच्छे से नोट से तैयार करते हुए इसे 4 से 5 बार सुनना। एकदम बिल्कुल जैसे गाना कैसे 3-4 बार सुन के याद कर लेते हैं, इसी तरह से एकदम बिल्कुल सुनते हुए याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा 42वां क्वेश्चन सबसे फर्स्ट है, ओम के नियम को परिभाषित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आप लोगों को पता भी होगा कि ओम का नियम क्या होता है। तो देखो बाबू, ओम का नियम क्या होता है, देखो एक बार पढ़ने की कोशिश करो क्या होता है ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप ताप चालक की लंबाई आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है मेरे भाई? समानुपाती होता है। कुछ नहीं समझ में आया? देखो, कहा जा रहा है ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, यदि किसी चालक, मान लो कोई भी क्या है, चालक है, उसकी भौतिक अवस्था जैसे उसकी ताप में, चालक की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए, ठीक है। तो जो चालक के दोनों सिरों, मान लो ये चालक है, ये क्या है, चालक है, तो चालक के दोनों सिरों, मान लो ए सिरा और ए सिरा, ठीक है, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, यानी दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा ना, इस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। इस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है मेरे भाई। तो देखो, ओम के नियम के अनुसार क्या पढ़े बाबू? ओम के नियम, जो विभवांतर था वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। जब भी समानुपाती का साइन हटाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो बी इक्वल टू, समानुपाती की जगह क्या आया मेरे भाई? आर। तो बी इक्वल टू आई आर, जहाँ आर क्या है? एक नियतांक है। जहाँ आर क्या है? एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। यानी ओम के नियम से क्या मिला बाबू? भी इक्वल टू आई आर। हमेशा जो चालक के दोनों सिरों का जो बीच का विभवांतर होगा ना, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। कभी कभी देखो, ओम के नियम के बीच का ग्राफ आ जाएगा, तो वो क्या होता है बाबू? विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ, विभवांतर और धारा के बीच के ग्राफ। तो देखो, हमेशा विभवांतर को किस एक्सिस पे लिखते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी बड़ी लाइन। और विद्युत धारा आई को हमेशा कहाँ लिखते हैं? वाई एक्सिस। यानी इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये विभवांतर और धारा के बीच के ग्राफ हमेशा एक कैसी लाइन होती है? सीधी लाइन होती है, जो मूल बिंदु से क्या होता है? बिल्कुल तिरछी सीधी लाइन होती है। देखो, जैसे जैसे विभवांतर के मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे विभवांतर का मान इतना था तो विद्युत धारा का मान भी कम था। यहाँ विभवांतर के मान हल्का बढ़ा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ा। फिर विभवांतर के मान बढ़ा तो फिर से विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है। तो विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ समझ में आ गया? अगर आ गया है तो इसी तरह से 100 की 100 क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है। बिल्कुल चैनल पे लास्ट तक बने रहना, और लास्ट में जरूर बताऊंगा कि साइंस की क्वेश्चन में ना आते हुए भी पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे डिस्कशन लास्ट में करेंगे। आगे टॉपिक लेके चलते हैं बाबू। अगला टॉपिक है हमारा पदार्थ या चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जो भी पदार्थ है या कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध, अभी प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे, किन किन कारकों, जो प्रतिरोध होता है ना, वो कोई भी चालक में जो प्रवाहित धारा, जो धारा है उसमें क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है बाबू? देखो, ये क्वेश्चन कभी 2 नंबर में आता, कभी 4 नंबर में। 4 नंबर में आएगा तो पूरी एक्सप्लेन कर देना, और 2 नंबर में आएगा तो जो फर्स्ट सेकंड ये सब पॉइंट लिखा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो खाली इसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे ये यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के नीचे लिखा गया, ये छोड़ देना।
टाइम के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करना पेपर में। तो देखो चालक की लंबाई एल के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक की लंबाई एल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या, चालक की लंबाई, यानी चालक की लंबाई है एल, वो क्या, चालक का प्रतिरोध उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। अर्थात किसी चालक का लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा लंबाई घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। समानुपाती का मतलब यही होता है बाबू, अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। यानी चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा था, किसी चालक का प्रतिरोध आर, किसी चालक का प्रतिरोध आर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो भी चालक का प्रतिरोध आर होगा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा, अगर कोई मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और अगर अगर कोई पतला तार है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही यहाँ पे लिखा गया होगा बाबू। अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तथा घटाने से प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। डाउट क्लियर है। यानी चालक का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लेके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो भी चालक का प्रतिरोध है वो तापमान के क्या होगा बाबू, समानुपाती। किसके, तापमान, अर्थात तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। अगला जो है चौथा, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की पदार्थ की किस पे, प्रकृति पे, अर्थात प्रकृति पे। कहने का मतलब है, अगर मान लो इस यही लंबाई का और ऐसा ही जितना ये मोटाई है इतना ही मोटाई का दो अलग अलग पदार्थ का क्या लें, एक चालक लें, तो दोनों का पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी पदार्थ की जो है वो क्या है, अलग अलग है। पदार्थ मान लो एक लोहा का है, एक एल्युमिनियम का है, तो दोनों का पदार्थ क्या है, अलग अलग है। यही लिखा गया, यदि दो विभिन्न चालक जिनकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी दो विभिन्न चालक जिनकी लंबाई, ध्यान से समझना, जिनकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। डाउट क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो अगला उदाहरण है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण दे, या किसे कहते हैं ये सब, या कभी कभी एक लिंगी खाली आ जाएगा, और उभयलिंगी, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, द्विलिंगी। एक लिंगी, नाम से पता चल रहा, एक लिंगी यानी जिसमें एक लिंग पाया जाता है, चाहे नर का हो या मादा को हो, यानी वैसा पुष्प जिसमें नर या मादा किसी एक का जनन अंग पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। जैसे पपीता, तरबूज, ये सब किसका है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगर वनली एक लिंगी आ जाता तो मतलब जिसमें नर या मादा किसी एक का जनन अंग पाया जाता है उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, एक लिंगी का उदाहरण है। ऐसे उभयलिंगी पुष्प, उभय मतलब उसमें किसका, दोनों का, नर और मादा यानी औरत और पुरुष दोनों का, वैसा पुष्प जिसमें नर जिसे क्या कहते हैं, जेंट्स यानी मर्दाना, मर्द, तथा मादा जिसे औरत, दोनों का जनन अंग पाया जाता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। जैसे सरसों का पौधा, गुड़हल, ये सब क्या है, सरसों का पौधा, गुड़हल, ये सब क्या है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगर वनली उभयलिंगी आता तो जिसमें नर या मादा दोनों का जनन अंग पाया जाता है, वैसा जीव जंतु जिसमें नर या मादा दोनों का जनन अंग पाया जाता है उभयलिंगी कहलाता है। जैसे केचुआ किसका उदाहरण है, उभयलिंगी का। एक लिंगी का उदाहरण क्या बताएं, मनुष्य, यानी वैसा जीव जिसमें नर या मादा किसी एक का ही जनन अंग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बाबू, एक लिंगी कहते हैं, जैसे मनुष्य। लेकिन पुष्प था तो एक लिंगी पुष्प पपीता या तरबूज हो गया, उभयलिंगी क्या हो गया, सरसों का पौधा या गुड़हल हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हमारे अमाशय में
अम्ल की क्या भूमिका है, हमारा जो अमाशय है उसमें अम्ल की क्या भूमिका है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अमाशय की भित्ति यानी जो दीवार है, दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियों से जो अमाशय की जो भित्ति है यानी दीवार है उसमें कौन सी ग्रंथि उपस्थित होता है, जठर ग्रंथि। कौन सा, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सी अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यानी अमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं उससे कौन सी अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अब अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो कैसा माध्यम तैयार करेगा, अम्लीय माध्यम, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। और जो अम्लीय माध्यम है वो किसकी इन क्रिया में सहायक होता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। और ये क्या करता है बाबू, जो अम्ल है वो भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकता है। जो भोजन है उसको सड़ने से रोकता है। ये भोजन के साथ आए जीवाणु को क्या कर देता है, नष्ट करता है। जैसे हम खाते हैं तो कुछ जीवाणु, ये सब बैक्टीरिया, ये सब चला जाता है, तो अम्ल क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित कैल्शियम को क्या बना देता है, कोमल बना देता है। जो भी हम कठोर पदार्थ खाते हैं वो क्या कठोर पदार्थ को भी क्या बना देता है, कोमल बना देता है। यह पाइलोरिफ छिद्र के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। जो पाइलोरिफ छिद्र है उसके खुलने और बंद होने पे भी क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। यानी इसमें क्या लिखोगे, जैसे हम अमाशय की जो भित्ति है, अमाशय की भित्ति, उसमें कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, जठर ग्रंथि, और उससे कौन सी अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो कैसा माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में। और पेप्सिन एंजाइम से क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। और यह भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। यह कैल्शियम को क्या कर देता है बाबू, कोमल बना देता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अम्ल की क्या क्या भूमिका है और कौन सी अम्ल उपस्थित होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो बाबू यहाँ पे इससे अच्छा आगे क्वेश्चन लिखे हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ठीक है, वहां पे बताएंगे इसको। देखो अगला है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें लार की क्या भूमिका है। ठीक है, तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखो बाबू, जो भोजन की पाचन है ना उसमें लार की क्या, एक बार पढ़ने की कोशिश करो, दिखाई दे रहा है तुम सबको, दिखाई दे रहा है। देखो भोजन के पाचन में लार का अति महत्वपूर्ण भूमिका है। लार एक कैसा है, पानी की, जैसे मुंहों में से, जैसे कोई मान लो अभी इमली का दें तो तुम सबको मुंह में पानी आ गया होगा, उसी को क्या कहते हैं, लार कहते हैं। तो जो भोजन के पाचन में लार की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। लार एक रस है जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है। लार एक रस है जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है। लार में एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सी, एमिलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो मंड जटिल अणुओं को लार के साथ पूरी तरह क्या करता है, मिला देता है। लार का प्रमुख कार्य, अब देखो लार में भोजन के पाचन में लार की, तो अब यहाँ से लिख देना प्रमुख कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, ऊपर लार के बारे में बताएं, अब यहाँ से इसकी कार्य क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या है कार्य बाबू, यह मुख के खोल को क्या करती है, साफ रखती है। जो हमारी मुंह है, मुंह के खोल को क्या, कौन साफ कर रखती है, लार। कौन सी, लार। यह मुख खोल में क्या करता है, चिकनाई पैदा करती है। क्या, चिकनाई पैदा करती है। मुख खोल में क्या करती है, चिकनाई पैदा करती है। डाउट क्लियर है। अगला है चिकनाई पैदा करती है जिससे चबाते समय रगड़ कम होती है। जैसे हम किसी भी चीज को खाते हैं तो कैसे, चबा के खाते हैं, तो लार ही है जो चिकनाई पैदा करता है जिससे हमें उसमें क्या, रगड़ कम होती है। यह भोजन को चिकना तथा मुलायम बनाती है। और भोजन को क्या करती है बाबू, चिकना और मुलायम बनाता है। ठीक है, फिर यह भोजन को पचाने में भी मदद करती है। और भोजन को पचाने में भी लार क्या करता है, मदद करता है। यह भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। लार भोजन के स्वाद को भी बढ़ाता है। इसमें विद्यमान टाइलिन नामक एंजाइम, कौन सी एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन नामक एंजाइम जो स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोस में बदल देता है। क्या क्या, यह मुख के खोल को क्या करता है, साफ रखता है। यह मुख खोल में क्या करता है, चिकनाई उत्पन्न करता है जिससे हम कोई भी
खाद्य पदार्थ को चबाते हैं, खाने वाली चीज को, तो उससे रगड़ क्या होती है, कम उत्पन्न होती है। यह भोजन को चिकना और क्या बनाता है, मुलायम बनाती है। यह भोजन को पचाने में भी क्या करती है, मदद करता है। और यह भोजन को क्या करता है, स्वाद को बढ़ाता है। और इसमें विद्यमान जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन कर उसे किस में बदल देता है, माल्टोस में बदल देता है। अगला टॉपिक है मेरे भाई, यसद लेपन। यसद लेपन से क्या अभिप्राय है। देखो बाबू, अगला टॉपिक है हमारा, यसद लेपन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो देखो यसद लेपन क्या होता है। जैसे धातुओं को जंग संक्षारण से बचाने के लिए यसद लेपन विधि अपनाई जाती है। यसद लेपन विधि में लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सिंपल सी बात भाषा में समझो। देखो, जब कोई भी धातु पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जैसे लोहा को हम क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं तो उस पर काला काला परत चढ़ जाता है। अब जब जंग को बचाने के लिए उस पर जिंक की जब परत चढ़ाते हैं उसी को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। यही लिखा गया, धातुओं को जंग यानी संक्षारण से बचाने के लिए यसद लेपन विधि अपनाई जाती है। यसद लेपन विधि में लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई दी जाती है। डाउट क्लियर है। आगे टॉपिक देखते हैं मेरे भाई। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है, देखो जल का अपवर्तनांक दिखाई दिया, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। ऐसे क्वेश्चन देखो 2-3 आता है। ठीक है, मतलब 2-3 टाइप का क्वेश्चन है, कोई एक आधा आ जाता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो देखो जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि प्रकाश पानी की अपेक्षाकृत निर्वात में 1.33 गुना क्या कर चलता है, तेज चलता है। क्या है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि प्रकाश पानी के अपेक्षाकृत निर्वात में 1.33 गुना क्या चलता है, तेज चलता है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का देखो है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। दिखाई दे रहा है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरा का प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ है और इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है ना, उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। डाउट क्लियर है। अगला सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। देखो 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 क्या आया, मेंडलीव की आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, जो मेंडलीव का आवर्त नियम है और आधुनिक आवर्त नियम है वो किस प्रकार अलग अलग है। तो देखो जो मेंडलीव का आवर्त नियम है ना, और मैं अभी दिखा रहा अच्छे से। देखो मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में चाहे तो अंतर आ जाए, या मेंडलीव की आवर्त नियम लिखने के लिए आ जाए, या आधुनिक आवर्त नियम लिखने के लिए आ जाए, सब पॉइंट इसी में क्लियर। अगर मान ली मेंडलीव का आवर्त नियम आएगा तो मेंडलीव वाले सारे लिख लेना, आधुनिक आवर्त नियम आएगा तो आधुनिक वाले सभी लिख लेना, और अगर अंतर आएगा तो दोनों को फिर लिख देना। देखो मेंडलीव का आवर्त नियम, यह जो मेंडलीव का आवर्त नियम है वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस पे, परमाणु द्रव्यमान पे। तो यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम है वो किस पे आधारित है बाबू, यह तत्व के परमाणु संख्या पे आधारित है। किस पे, तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें समूह ए और बी एक ही वर्ग में आते थे। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी था उसमें उप समूह ए और बी था एक ही वर्ग में आता था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम था इसमें उप समूह ए और बी को अलग अलग वर्गों में रखा गया था। जो मेंडलीव का आवर्त नियम है उसमें टोटल कितने 6 पंक्तियाँ, 6 पंक्ति और 8 स्तंभ था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 क्षैतिज पंक्ति मतलब पड़ी लाइन, स्तंभ मतलब खड़ी लाइन। तो पड़ी लाइन को क्षैतिज कहते हैं और उदर्ग लाइन को क्या कहते हैं बाबू, खड़ी लाइन को स्तंभ कहते हैं। तो इसमें कुल 6 पंक्ति और 8 स्तंभ था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 पंक्ति और 18 स्तंभ था। 7 पंक्ति और 18 स्तंभ था। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी था उसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं था, अक्रिय गैस का कोई भी स्थान नहीं था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी था उसमें अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया था, 18वें समूह में रखा गया था।
मेंडलीव के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया था मेरे भाई? 18वें समूह में रखा गया था। ठीक है, अगला जो है बाबू, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कई दोष थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या थे? कई दोष थे। और आधुनिक आवर्त सारणी यानी इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी के लगभग सभी दोषों को क्या कर दिया था? दूर कर दिया था। जो मेंडलीव के आवर्त सारणी था उसे छोटा रूप कहते थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को कौन सा रूप कहते थे? दीर्घ रूप कहते हैं। दीर्घ यानी बड़ा रूप। कौन सा रूप? बड़ा रूप। अगला सो इम्पॉर्टेंट है बाबू, सामुन और अपमार्जक। सामुन और अपमार्जक में अंतर। फिर से अगर ओनली सामुन के बारे में आएगा तो सामुन वाले पूरी गुण को लिख देना। अगर ओनली अपमार्जक के बारे में आएगा तो अपमार्जक को पूरी लिख देना। अगर अंतर पूछे देगा तो दोनों को लिख देना। देखो सामुन क्या होता है? सामुन जो है उच्चतर मोनोकार्बोजिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। जो भी मोनोकार्बोजिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण है, सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। साबुन उच्चतर मोनोकार्बोजिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, उच्चतर मोनोकार्बोजिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। अपमार्जक उच्चतर एल्केन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं मेरे भाई? अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। देखो साबुन जो है वो दुर्बल अम्लों के व प्रबल क्षार से बनता है। साबुन है जिसमें अम्ल कैसा होगा? दुर्बल, और क्षार कैसा होगा? प्रबल। यानी साबुन दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से के लवण से है। ठीक है, दुर्बल अम्ल यानी कमजोर अम्ल और प्रबल यानी मजबूत क्षार से मिलके बनता है। लेकिन जो अपमार्जक है वो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण से बनता है। प्रबल यानी क्षार, अम्ल भी प्रबल होगा और क्षार भी क्या होगा? प्रबल होगा, तब अपमार्जक का निर्माण होगा। लेकिन साबुन में अम्ल कैसा होगा? दुर्बल, और क्षार कैसा होगा? प्रबल। साबुन का जलीय विलयन प्रायः क्या होता है? क्षारीय होता है। साबुन का जलीय विलयन प्रायः क्या होता है? क्षारीय होता है। और अपमार्जक का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। जो अपमार्जक है उसका जलीय विलयन प्रायः क्या होता है? उदासीन होता है। साबुन का जलीय विलयन प्रायः क्षारीय होता है। अपमार्जक का जलीय विलयन प्रायः क्या होता है मेरे भाई? उदासीन होता है। अगला टॉपिक देखो बाबू, इन चारों पांचों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक तुम्हारे पेपर में आता है। सबसे पहले देखो अयस्क क्या होता है। देखो अयस्क एक प्रकार की प्राकृतिक चट्टान है जिसमें एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। अयस्क क्या है? एक प्राकृतिक चट्टान है जो प्रकृति द्वारा पाया गया चट्टान है जिसमें क्या एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। यानी जितने खनिज हैं वो सभी की सभी अयस्क हो सकते हैं, क्योंकि अयस्क में क्या पाया जा रहा है? खनिज। यानी जितने खनिज है वो अयस्क होगा, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होगा। तो आमतौर पे धातु पाई जाती है। अयस्क मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4। ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क। अयस्क समझ में आया? अयस्क एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक चट्टान है जिसमें एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। और वो खनिज क्या होता है? आमतौर पे धातु पाई जाती है। अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 4। ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और हैलाइड। आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो अगला है खनिज। क्या? खनिज। कहीं खनिज ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। जो भी खान से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज अशुद्ध अवस्था में ही पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाया जाता है? अशुद्ध अवस्था में, और उन्हें शुद्ध करना अति आवश्यक होता है। जो खनिज है बाबू ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो कहाँ से? खान से खोदकर निकाले जाता है। और खनिज किस अवस्था में पाया जाता है? अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। बट डाउट क्लियर हुआ खनिज के बारे में? ठीक है, और इसे शुद्ध करना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। अगला है गैंग। क्या है? गैंग। देखो गैंग क्या है? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में, जो भी हम पृथ्वी से खनिज कहाँ से? खान से खोद कर निकाल रहे थे। जब खान से खोद के निकाल रहे हैं तो उसमें से कुछ मिट्टी रहेगी, रेत रहेगी साथ में, वही सबको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि ऐसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें क्या कहते हैं बाबू? गैंग कहते हैं।
अगला है धातुमल। क्या है? धातुमल। धातुमल एक अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है जो गलाने के दौरान धातु से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। धातुमल एक अपशिष्ट पदार्थ है। जब धातु को गलाते हैं तो वो धातु से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और धातुओं से धातु शोधन या दहन प्रक्रियाओं से अशुद्धियां को क्या करता है? निकालता है। क्या करता है? निकालता है। ठीक है, अभी पता है रात का 12 बज रहा है, ठीक है ना। इस टाइम वीडियो कर रहा हूँ, थोड़ी नींद जैसी आ रही है, लेकिन तुम लोग के चलते मतलब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तुम सब भी बिल्कुल जी जान करके मेहनत कर लो, ठीक है। तो धातुमल एक अपशिष्ट पदार्थ है जो गलाने के दौरान धातु से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और धातुओं में धातु शोधन और दहन प्रक्रियाओं से क्या करता है? अशुद्धियाँ निकालता है। देखो बाबू, अगला टॉपिक, भर्जन और निष्पादन में अंतर, या भर्जन किसे कहते हैं या निष्पादन किसे कहते हैं, ध्यान से समझ लेना। अंतर पूछेगा तो अंतर लिख देना, किसे कहते हैं तो लिख देना। देखो, भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में, यानी भर्जन में किसकी उपस्थिति आ गया बाबू? वायु की उपस्थिति। किसके? वायु की उपस्थिति। किसकी? वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। इसमें किसका? सल्फाइड। किसका? सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। यानी भर्जन प्रक्रिया में किस अयस्क को? सल्फाइड को। और किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म करके किस में परिवर्तित किया जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। यानी भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, गलनांक यानी गलनांक जिस बिंदु पे कोई भी पदार्थ गलना स्टार्ट होता है, यानी गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करके किस में? ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। भर्जन समझ में आ गया? वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे और क्या? गलनांक से कम ताप में, ठीक है। भर्जन कहलाएगा इसमें सल्फाइड अयस्क का। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा बाबू? निष्पादन। निष्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति, यहाँ पे क्या आया बाबू? वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। इसमें कार्बोनेट, किसका? कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। यानी भर्जन में देखो बाबू, भर्जन में किसकी उपस्थिति होती थी? वायु की उपस्थिति। और किसकी? सल्फाइड अयस्कों का करते थे। निष्पादन वायु की अनुपस्थिति होती है और किसका? कार्बोनेट का करते हैं। दोनों को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। गलनांक से कम ताप पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगला टॉपिक देखो मेरे भाई, अवतल दर्पण का उपयोग। क्या? अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग को बताएं। तो सबसे पहले किस दर्पण का पढ़ लेते हैं? अवतल। अगर दोनों का पूछेगा तो दो दो लिख देना, अवतल का पूछेगा तो अवतल का लिख देना। ऐसे तो मैं बहुत सारे लिखा हूँ, बट तुम कोई दो अच्छे से याद कर लेना या बाकी सारे पॉइंट को समझ लेना। देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। नाक, कान, गला, आंख, दांत आदि के परीक्षण के लिए चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी जो भी नाक, कान, गला, आंख है, ये सब बहुत छोटे छोटे अंदर के पार्ट होते हैं, उसे देखने के लिए जो डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का उपयोग करता है बाबू? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग कार, मोटर, टॉर्च, रेलवे इंजन के हेडलाइट आदि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। जो भी कार है, मोटर है, टॉर्च है, रेलवे है, इंजन के हेडलाइट आदि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। देखो बाबू, टेबल लैंपों के शेड के रूप में भी किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो भी टेबल लैंप के शेड होता है, टेबल लैंप में लगा रहता है, उसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसका प्रकाश की किरणों को एक स्थान पे केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो सोलर कुकर में भी किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कोई 5-4 आएगा, 5 में कोई 2 लिखने के लिए, तो सबसे पहले हजामती दर्पण के रूप में लिख लेंगे। नाक, कान, गला, आंख, दांत के डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। ये कार, मोटर, टॉर्च के हेडलाइट में यूज किया जाता है। टेबल लैंपों के
शेड में भी यूज किया जाता है और सोलर क्वेकर में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका? उत्तल दर्पण का। देखो बाबू, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में साइड यानी जो गाड़ी हम चलाते हैं और पीछे से आने वाली गाड़ी को देखने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं उस दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। क्यों करते हैं बाबू? क्योंकि उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और कैसा मतलब सीधा बनता है, तो हमें पता चल जाता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। और बहुत मतलब छोटा बनने के कारण बहुत सारी गाड़ियों को पता चलता है पीछे से आने, तो स्पष्ट दिखाई देता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों पे लगे लैंपों में काफी बड़े क्षेत्रों को प्रकाशित, जो भी सड़क पे जो लैंप ये सब लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया को क्या करता है बाबू? प्रकाशित करता है। बात समझ में आया? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में और जो भी बड़े सड़क है वहां प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, मतलब विद्युत लैंप में। अगला टॉपिक है मेरे भाई, देखो दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष। देखो दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है दृष्टि दोष। जैसे हम मान लो कि किसी भी चीज़ को देख पा लेते हैं, ठीक है, तो हमारी आंखों में कोई दोष नहीं है। अगर हमारी आंख किसी वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं पाता है, उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। देखो किसी भी आंख की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है वो कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। देखो दृष्टि दोष क्या लिखा गया है, किसी समान व्यक्ति की आंख की फोकस दूरी लगभग 17 से 22 मिलीमीटर के बीच में होती है। जो आंख की जो समान व्यक्ति है उसके आंख की फोकस दूरी क्या होती है? 17 से 22 किलोमीटर के बीच में होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में नेत्र धीरे धीरे अपने असमंजन क्षमता क्या कर देता है? खो देता है। यानी कुछ विशेष जैसे बुढ़ापा आते हैं या कोई आजकल को तो 20 साल के लड़का 10 साल के लड़का से भी आंखों में मतलब चश्मे लगा लेता है, ठीक है, तो धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता क्या कर देता है? खो देता है। नेत्र में अपवर्तन संबंधी विकार होने से क्या उत्पन्न हो जाता है? दृष्टि दोष। यानी नेत्र फिर साफ किसी वस्तु को देख नहीं पाता है, और जब हमारी आंख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से साफ नहीं देख पाता है, चाहे दूर का या निकट का, तब उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला है बाबू निकट दृष्टि दोष। देखो नाम से याद करना, निकट। कौन सा? निकट। तो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। जो रहेगा उसके वस्तु को स्पष्ट देख लेगा लेकिन उससे बाहर की वस्तु को नहीं। तो निकट, जब कोई व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट तो देख लेता है किंतु दूर रखी वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट मैंने बताया, निकट रहेगा तो निकट की वस्तु को देख लेगा, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। देखो हमेशा पता है ये इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस से। किसका? अवतल लेंस से। तो हमेशा कंफ्यूजन पता है क्या होता है? कैसे? देखो निकट में अवतल, देखो 2 प्रकार का लेंस होता है, एक अवतल और एक क्या होता है बाबू? उत्तल लेंस। क्या? एक अवतल और एक क्या होता है? उत्तल लेंस। अब आज से अनार पढ़ते हो तो निकट में कौन आता है? निकट में कौन आता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल का नहीं। जो निकट में आ रहा है, अ से अनार में, अ से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ा से ईख, छोटा उसे उल्लू, तो सबसे निकट में क्या आ रहा है? अ से अनार। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या यूज करते हैं बाबू? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का नहीं। ऐसी दूर दृष्टि दोष, देखो दूर यानी दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेगा बट निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। यानी जब कोई व्यक्ति दूर में रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन किंतु निकट रखी वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है, तब उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से वही दूर, अब 2 प्रकार के लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो दूर में कौन है? अ है कि उ है? तो दूर में उ है, तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का, अवतल का नहीं। अगला है बाबू जड़ा दृष्टि दोष। देखो मेरे भाई जरा दृष्टि दोष,
यानी ना तो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा, न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा। ऐसी दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। आंखों का ऐसा दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु तथा नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आंख में ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है। किससे मेरे भाई? द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है। अगला टॉपिक है प्रकाश का स्पेक्ट्रम। क्या? प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है मेरे भाई? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। देखो इसमें कभी कभी पूछ देता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो देखो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे ना, यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं पहले। जब श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म से गुजारेंगे तो पता है अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, अपने मार्ग से। इसे श्वेत प्रकाश था, इसे जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है। मार्ग से क्या हो जा रहा है? विचलित हो जा रहा है और आधार की तरफ मुड़ जा रहा है। किसके तरफ? आधार की तरफ। दिखाई दे रहा होगा सब, आधार की तरफ मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जब श्वेत प्रकाश है तो प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो टोटल कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो देखो यही लिखा गया होगा मेरे भाई। देखो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है, किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मार्ग से विचलित हो जाती है तथा प्रिज्म के आधार की ओर झुककर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जो ये पता है 7 रंगों की जो पट्टी मिली थी यहाँ पे, जो 7 रंगों के, इसी पट्टी को कहते हैं बाबू प्रकाश का स्पेक्ट्रम या प्रकाश का वर्णक्रम। यानी प्रकाश का स्पेक्ट्रम आएगा तो पूरी लिखना पड़ेगा यहाँ से। देखो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तथा प्रिज्म के आधार की ओर झुककर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में जो बटती है इस पट्टी को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन रंगों को याद करने का ट्रिक है बै आ नी ह पीनाला, बै आ नी ह पीनाला, बै आ नी ह पीनाला। बै से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नीला, ला से लाल। यानी सबसे ऊपर लाल रंग होती है, सबसे नीचे कौन सी रंग होती है बाबू? बैगनी। तो दिखाई दे रहा होगा सबसे कम विचलन किस रंग का हुआ है? लाल रंग का। और सबसे ज्यादा किस रंग का हुआ है विचलन? बैगनी का। विचलन मतलब मुड़ना। सबसे कम कौन सी किरण मुड़ के पार हो रही है? लाल। और सबसे ज्यादा बैगनी का। तो जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम। क्यों? क्योंकि बैगनी का विचलन क्या है? ज्यादा है। यही नीचे लिखे होंगे बाबू। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा विचलन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तथा विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं मेरे भाई क्या और बचा है। देखो अभी तो हमारे 70 क्वेश्चन आज टोटल कंप्लीट करने थे ना, तो अभी ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। अभी कोई मतलब टाइम नहीं हुआ है। तो आगे का देखो बाबू क्या है। ओजोन क्या है? यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? या ओजोन क्या है? यह हमारे पृथ्वी को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है? या ओजोन क्या है? इससे किस प्रकार के किरणें उत्पन्न होती है? सब टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो ओजोन का निर्माण है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। किससे? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। इसका रासायनिक अनुसूत्र, जो ओजोन है उसका रासायनिक अनुसूत्र क्या है? O3। यानी ओजोन का निर्माण किससे? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। यह विषाक्त होता है। क्या होता है बाबू? विषाक्त होता है। पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन अणु परमाणु ऑक्सीजन अणु में विखंडित हो जाता है। परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन अणु का बनाता है। देखो जो ऊपर जो लिखे हुए हैं, जो परमाणु ऑक्सीजन है, परमाणु ऑक्सीजन मतलब O2, पराबैंगनी किरणें से विभक्त होकर किसमें? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यही लिखा गया है। पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन में परमाणु विखंडित हो जाता है।
परमाणु ऑक्सीजन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर किसका निर्माण करता है? ओजोन का निर्माण करता है। समझ में आ गया? अभी तक मैंने बोला ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के किससे? 3 परमाणुओं से होता है। इसका रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? O3। यह क्या होता है? विषाक्त यानी जहरीला होता है। यह कैसे? पराबैंगनी विकिरण से ऑक्सीजन अणु परमाणु ऑक्सीजन O में विखंडित हो जाता है। जो ऑक्सीजन अणु यानी O2 है वो परमाणु ऑक्सीजन O और O में विखंडित हो जा रहा है, और जो ऑक्सीजन अणु है वो ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन का निर्माण कर रहा है। देखो ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एक परत में पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल में, जो पृथ्वी से लगभग कितने 50 किलोमीटर ऊपर की परत में पाई जाती है। यह सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो ओजोन है, जो भी सूर्य से पराबैंगनी किरणें है उसे क्या करता है? अवशोषित करके पृथ्वी पे आने से क्या करता है? रोकता है। अगर हमारी पृथ्वी पे पराबैंगनी किरणें आने लगेगी तो उससे क्या होगी? कैंसर का क्या होगा? बढ़ेगा। कैंसर के मरीज में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। पराबैंगनी किरणें जीवधारियों के लिए हानिकारक घटक होता है, अतः ओजोन परत पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी जो ओजोन है वो कहाँ पाई जाती है बाबू? समताप मंडल में, जो पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर ऊपर है? 50 किलोमीटर के ऊपर है। और यह क्या करता है? जो सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें आती है उसे क्या कर लेता है? ओजोन अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पे आने से क्या कर देता है? रोक देता है। यानी यह हमें पृथ्वी के लिए क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। डाउट क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है, देखो बाबू, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या है? जैव निम्नीकरण, देखो जैव निम्नीकरण क्या है? देखो ध्यान से, कभी कभी जैव निम्नीकरण आएगा तो जैव निम्नीकरण के बारे में लिखना, अजैव निम्नीकरण के बारे में आएगा अजैव, अगर दोनों के बारे में अंतर आएगा तो दोनों के बारे में लिख देना। तो जिन पदार्थों का अपघटन हो जाता है, क्या है? जिन पदार्थों का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है तथा अपघटित सरल पदार्थ जैसे भू रासायनिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। इनकी अत्यधिक मात्रा के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब इन पदार्थों को सुगमता से अपघटन नहीं होता है और ये पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे रसोई घर का कचरा, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, मल मूत्र, कचरा, ये सब क्या है बाबू? जैव निम्नीकरण। यानी ये कह रहा है कि पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाता है? अपघटन। यानी जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उसे क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। जैसे कौन सा है बाबू? रसोई घर का कचरा हो गया, कृषि उत्पादित अपशिष्ट हो गया, मल मूत्र हो गया, कचरा हो गया, ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है। लेकिन अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है बाबू? जिन पदार्थों का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। यह पर्यावरण में बहुत अधिक समय तक बने रहते हैं और क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। जैसे प्लास्टिक, कोई भी सूक्ष्म जीव उसे अपघटन नहीं कर पाता है। जैसे हम प्लास्टिक को छोड़ देंगे तो आज से 10 साल बाद भी उसका कुछ अंश बिल्कुल रहेगा। थर्मोकोल, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक, थर्मोकोल, एल्युमिनियम आदि। अगला है बाबू नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। देखो अगर संलयन पूछेगा तो संलयन के बारे में लिखना, विखंडन पूछेगा विखंडन के बारे में लिखना, अगर दोनों पूछ देगा तो दोनों के बारे में लिख देना। तो देखो नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो हल्के नाभिकों को परस्पर संलयन, देखो संलयन यानी संलयन मतलब होता है जुड़ना, संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब आगे देखो लो, दो हल्के नाभिकों को परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने के, यहाँ जुड़ रहा है दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर यानी आपस में मिलकर क्या निर्माण कर रहा है? एक भारी नाभिक बना रहा है। क्या बना रहा है? भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई? नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा से क्या होता है? कहीं अधिक होता है। यानी जो नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगा वो विखंडन से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी संलयन समझ में आ गया। दो हल्के नाभिक जो भी है, दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर क्या बनाएगा? एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहेंगे। क्या बोले बाबू? दो हल्के नाभिक
यानी दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर यानी आपस में मिलकर क्या बनाएगा, एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संलयन कहेंगे। इस प्रक्रिया में जो उत्पन्न ऊर्जा होगा यानी जो संलयन प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होगा वो विखंडन प्रक्रिया से क्या होगा, कहीं ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ दिखाई दे होगा 1H3, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो 1H1 होता है, यहाँ पे लिखा नहीं गया 1H1, 1H2, 1H3। तो जो 1H3 ट्राइट्रियम और 1H2 ड्यूट्रियम आपस में मिलके हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन के दो नाभिक 1H3 1H2 आपस में मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। उसके साथ 0N1, N मतलब न्यूट्रॉन है, 0N1 यानी न्यूट्रॉन है। और इसके साथ कितनी ऊर्जा देखो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रदान कर रहा है। नाभिकीय संलयन समझ में आ गया। दो हल्के नाभिक मिलकर क्या बनाएगा बाबू, एक बड़े नाभिक का निर्माण करेगा। उसी को क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहेंगे। इसके जस्ट उल्टा देखो बाबू, अगला है हमारा कौन सा, इन अभिक्रियाओं को नियंत्रण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जो भी नाभिकीय संलयन है इनको अभी तक नियंत्रण कर पाना संभव नहीं हो पाया। नाभिकीय संलयन को अभी तक नियंत्रण कर पाना संभव नहीं हो पाया है। अगला टॉपिक है विखंडन। विखंडन मतलब होता है टूटना। विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। तो देखो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो यह लगभग दो बराबर नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी जब कोई भारी नाभिक होगा उस पे किस पे, न्यूट्रॉन से जब बमबारी कराते हैं तो वो लगभग दो बराबर नाभिक में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मेरे भाई 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, ठीक है, पे 0N1 से बमबारी कराई जाती है तो 92 यूरेनियम 236 का निर्माण हो रहा है। और दो ये हल्के नाभिक में टूट रहा है, 56 बेरियम 139, 56 बेरियम 139, 36 क्रिप्टॉन 94, 36 क्रिप्टॉन 94 और 30N1 और उसके साथ ऊर्जा 30N1 और उसके साथ क्या मिल रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। जो भी परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पे काम करता है बाबू, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। और जो नाभिकीय विखंडन है उसको नाभिकीय रिएक्टर से क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जा सकता है। बट नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था और नाभिकीय विखंडन को नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित किया जा सकता है। अगला टॉपिक है बाबू, देखो जैव गैस या बायोगैस से आप क्या समझते हैं, जैव गैस या बायोगैस, जैव गैस को ही क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य अवयव या घटक लिखें। या बहुत बार ऑब्जेक्टिव में बताया भी थे बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, कमेंट्स में बताओ। मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था, अगर पिछले वीडियो देखा है तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो देखो बाबू जैव गैस या बायोगैस के से आप क्या समझते हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों के अपघटन से जैव गैस प्राप्त होता है। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, वहाँ पे जैव पदार्थों का अपघटन होगा तो जैव गैस क्या होगा, प्राप्त होगा। जैव पदार्थों के रूप में मुख्यतः गोबर, कृषि आधारित अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। यानी O2 की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों के अपघटन से क्या प्राप्त होती है बाबू, जैव गैस प्राप्त होती है। जैव पदार्थों के रूप में मुख्यतः गोबर या कृषि आधारित अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बायोगैस का मुख्य अवयव या घटक कौन कौन होता है बाबू, मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण होता है। यानी बायोगैस में मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन को मत भूलना, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई, देखो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं। कभी कभी वनली पूछ देगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और उदाहरण के साथ बताएं, कभी कभी पूछ देगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कभी कभी दोनों के बारे में अंतर पूछ देगा तो दोनों के बारे में दोनों को बार बार बता रहे हैं। तो देखो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अधिक कोई ऊर्जा स्रोत एक बार ऊर्जा
अब एक बार अपनी ऊर्जा दे चुकने के बाद पुनः ऊर्जा देने की स्थिति में आ सकता है। तो ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी अगर कोई है ऊर्जा स्रोत जो एक बार ऊर्जा दे रहा है और पुनः फिर ऊर्जा देने की स्थिति में आ जाता है, यानी उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग कर सकते हैं, सिंपल सी भाषा में उसी को क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, सौर ऊर्जा, ये सब किसका उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का। यानी एक बार खत्म हो जाता है उसका ऊर्जा, फिर से वो ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा कहें, मान लो छत पे जो सौर प्लेट लगा रहता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर से वो देखते हो सूर्य की रोशनी से मतलब चार्ज हो जाता है, फिर से वो ऊर्जा देने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। अगला है देखो बाबू, अजैव अननवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी उसका जस्ट उल्टा होगा। क्या है? यदि कोई ऊर्जा स्रोत एक बार अपनी ऊर्जा दे चुकने के बाद पुनः ऊर्जा देने की स्थिति में नहीं आ सकता है, और तो ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं? अननवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखो, यदि कोई ऊर्जा स्रोत एक बार अपनी ऊर्जा दे चुकने के बाद पुनः ऊर्जा देने की स्थिति में नहीं आ सकता है, ऐसे ऊर्जा स्रोत को अननवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी जिसके एक बार ऊर्जा खत्म हो जाएगी वो पुनः ऊर्जा नहीं दे पाएगा, उसी को कहेंगे अननवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, अगर कोयला की खत्म हो जाएगी, खनन उसका हर जगह से भंडारण खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ से कोयला को प्राप्ति करेंगे? ये सब का निर्माण होने में करोड़ों अरबों वर्ष लग जाती है, तो फिर ये सब का ऊर्जा प्राप्ति होना क्या होगा? मुश्किल होगा। अगला टॉपिक है ऊर्जा का उत्तम ईंधन स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम ईंधन स्रोत किसे कहते हैं? ठीक है, देखो तो देखो उत्तम ईंधन स्रोत किसे कहेंगे? जो सबसे पहले किससे प्राप्त हो जाए? आसानी से, कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? उत्तम। जैसे मान लो तुम्हारा रिजल्ट, मान लो सब सोच रखा है कि हमें 400 प्लस नंबर लाना है, बिल्कुल आसानी से मिल जाए, तो सोचेगा पढ़ाई अच्छा है। अगर नहीं मिल पाएगा तो कहेगा कि अरे कितना टफ है, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसी तरह से उत्तम ईंधन स्रोत किसे कहते हैं? जो आसानी से प्राप्त हो सके, जिसका भंडारण, परिवहन तथा उपयोग क्या है? सरल है। भंडारण करना, परिवहन करना और उपयोग करना क्या है? सरल है। जिसकी लागत क्या हो? कम हो, यानी जो कम पैसे पे मिल जाए। जो लंबे समय तक क्या हो? नियत दर से ऊर्जा उपलब्ध करे, यानी जो लंबे समय तक जब जलाएं उसे तो लंबे समय तक एक नियत दर से ऊर्जा उपलब्ध करे। जिसके प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके, यानी हर जगह उसकी ऊर्जा की मात्रा क्या हो? एक जैसी हो। मतलब ऊर्जा का उत्तम ईंधन समझ में आ गया, जो आसानी से प्राप्त हो सके, जिसका भंडारण, परिवहन और उपयोग सरल है, जिसकी लागत कम हो सके, जो लंबे समय तक नियत दर से ऊर्जा उपलब्ध करा सके, और जिसके प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके, उसी को क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा का उत्तम ईंधन स्रोत। अभी 10 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, आराम से 10 के 10 क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। देखो बाबू, चुंबकीय बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखें। तो सबसे पहले देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है। देखो जैसे चुंबकीय बल रेखाएं, मान लो ये चुंबक बना, ये चुंबक है, ठीक है, इसका एक ध्रुव क्या होता है बाबू? उत्तरी ध्रुव, और एक ध्रुव क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर जब निकलती है ना, तो उत्तरी ध्रुव से निकल कर कहाँ पहुंचती है? दक्षिणी ध्रुव पर। और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से कहाँ जाती है बाबू? उत्तरी ध्रुव में जाती है। बात समझ में आया? यानी ये एक कैसी आकृति का निर्माण कर लिया? बंद आकृति का। कैसी आकृति का? बंद आकृति का। यही लिखाया गया होगा। देखो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंचती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद आकृति का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को बताएगी, जो संभव नहीं है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के कितनी रेखाओं को दर्शाएगी? दो दिशाओं को बताएगी। चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, जब भी चुंबकीय बल रेखा उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है।
अगला टॉपिक है मेरे भाई फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। बाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाम हस्त या बाएं हाथ का नियम। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखो मेरे भाई क्या कर रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पे, किस पे, चुंबकीय क्षेत्र में, एक सेकंड थोड़ा सा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, किसकी, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। किस पे, जो भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर धारावाही चालक स्थित है, क्या स्थित है, धारावाही चालक, तो उस पे जो भी बल लग रहा है उस बल की डायरेक्शन, उस बल की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किससे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब देखो क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के, कौन सी, बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास की वाली दो अंगुली, यानी बाएं हाथ है उसके, जैसे ये मान लो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा है, तो इसके पास में कौन सी उंगली होगा, एक ए होगा, एक ए होगा, ठीक है। तो बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या है, परस्पर लंबवत हो, यानी तीनों उंगली आपस में क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तब यदि अंगूठे की पास वाली उंगली जो अंगूठा के जस्ट पास में है उसे क्या कहते हैं, तर्जनी। अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, किसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और दूसरी अंगुली मध्यमा, जो दूसरी अंगुली है मध्यमा, वो क्या बता रहा है बाबू, विद्युत धारा की दिशा, किसकी, विद्युत धारा की दिशा आई को बता रहा है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, यानी जो अंगूठा के पास वाली उंगली तर्जनी था वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, और मध्यमा था वो विद्युत धारा को बता रहा है। तो जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अगला टॉपिक है बाबू प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। दिखाई दे रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो देखो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के टोटल कितने नियम है बाबू, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम कह रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है इसमें बाबू, देखो कहाँ गया पेन, कहाँ गया, अरे खो जाता है लिखते लिखते। देखो सबसे पहले मान लो कि प्रकाश के अपवर्तन किसके लिए होता है, किन्हीं 2 माध्यम के लिए। मान लो ये कोई किरण आया, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अविलंब, इसे जाना चाहिए था ऐसे, बट ये अविलंब। तो जो ये आने वाली किरण है इसे क्या कहें, आपतित किरण, और जो लौटने वाली किरण है इसे क्या कहें, अपवर्तित किरण। और ये क्या है, अविलंब। तीनों किस बिंदु पे है, एक ही तल पे स्थित है। यही कह रहा था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। फिर कह रहा है कि इन 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, यानी सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्यों लागू होगा, 2 माध्यम जब होगा तभी। और कैसा, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया जिसे साइनाई कहें तथा अपवर्तन कोण की जया जिसे साइनर कहें का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात अगर प्रकाश के अपवर्तन का नियम आएगा तो पूरा लिखना, स्नेल का नियम आएगा तो ओनली दूसरा नियम लिखना, ठीक है। तो साइनई बटे साइनर बराबर क्या हो गया मेरे भाई, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। देखो सर आज हमें 30 क्वेश्चन की सीरीज में 64 पे आ गए, यानी इसके बाद टोटल कितने क्वेश्चन बचेगा कमेंट्स में बताओ। लेंस की क्षमता क्या होता है, देखो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जो फोकस दूरी है लेंस का उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इससे को किससे शो करते हैं मेरे भाई, पी से। किससे शो करते हैं, पी से। लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है, 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी जो फोकस दूरी का उल्टा है, उसी को क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे।
और इसे किससे शो करते हैं, पी से। पी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको किससे शो करते हैं, डी से। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, जिसको किससे शो करते हैं, डी से। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो लेंस की क्षमता पी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बाबू 100/f। और एफ किस में है, सेंटीमीटर में। कह रहा है देखो, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में। तो उसकी क्षमता भी किस में होगी बाबू, प्लस में। उसकी क्षमता भी किस में होगी, प्लस में। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। तो उसकी क्षमता भी किस में होगी, माइनस में। उसकी क्षमता भी किस में होगी, माइनस में। देखो बाबू, अब टॉपिक आ गया समजात और समरूप अंग में अंतर। देखो, अगर खाली पूछ देगा समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण साथ लिखें, तो ये पूरी को लिख देना। अगर पूछ देगा समरूप अंग किसे कहते हैं, उसको उदाहरण के साथ बताएं, तो इसके सारे पॉइंट को लिख देना। अगर अंतर पूछ देगा तो दोनों में से लिख देना। इस तरह से नोट्स बनाए हैं ना कि तुम्हें हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है, समजात अंग। समजात अंग, सम मीन्स बराबर, जात मीन्स उत्पन्न, यानी दोनों एकदम क्या हो, बराबर। ये अंग उत्पत्ति में क्या होता है, समान होता है। ये अंग उत्पत्ति में क्या होता है, समान होता है। समरूप, ये अंग उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जो अंग है वो उत्पत्ति में क्या होगा, भिन्न भिन्न, और जो अंग है वो उत्पत्ति में क्या होगा, समान होगा। समजात में समान होगा, समरूप में क्या होगा, अलग अलग होगा। समजात अंग, ये अंग मूल रचना में एक जैसे होते हैं। जो उसकी रचना होती है, मूल रचना, वो क्या होता है, एक जैसे। और ये रचना, मूल रचना में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य के अनुसार इन अंगों की आकार में अंतर होता है। समझात है तो कार्य के अनुसार इन अंगों के आकार में क्या होता है, अंतर होता है। लेकिन कार्य एक समान होने के कारण आकार क्या होता है, एक समान होता है। जो कार्य है वो एक समान होने के कारण उसका आकार भी क्या होगा, एक समान होगा। जैसे उदाहरण में है मनुष्य का हाथ। अब देखो, हाथ दो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन समरूप है। दोनों में देखने का क्या है, ये रूप क्या है, बराबर है। लेकिन उसकी देखो, उसका रूप तो बराबर है, लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। तो मनुष्य का हाथ, घोड़े की अग्रपाद, ये सब किसका उदाहरण है, समजात का। किसका उदाहरण है, समजात का। और समरूप का देखो, चमगादड़ के पंख, कीड़े के पंख, तितली के पंख। जो तितली अगर बना लोगे, जैसे मान लो, देखो मैं डायग्राम बना के दिखा रहा तितली। मान लो यहाँ पे ये तितली बना है, ठीक है, ठीक है, कुछ इसी तरह से तितली होता है, ठीक है। एक मान लो ऐसे ऐसे दे दिए, ठीक है, एक बीच में ये बिंदु है तितली। तो देखो, दोनों तरफ क्या है, लगभग एक जैसा है। इधर का भी इधर का भी, दोनों का क्या है, एक जैसा है। और दोनों का काम क्या होता है, उड़ने में सहायता करना। तो मतलब काम भी एक समान है, तो उसका आकार भी कैसा लगता है, एक जैसा लगता है। अगला टॉपिक जो मैं बताया था, पीछे पढ़ूंगा, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अगर तुमसे ओनली पूछेगा अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन के सारे पॉइंट लिख देना। अगर पूछेगा लैंगिक जनन, तो इसके सारे पॉइंट लिख देना। अगर अंतर पूछेगा तो दोनों को लिख देना। अलैंगिक जनन, एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। यानी अलैंगिक जनन में कोई एक ही जनक, चाहे तो नर भाग लेगा या मादा भाग लेगा, यानी चाहे तो औरत ही भाग लेगा, चाहे तो पुरुष भाग लेगा। लेकिन लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों का होना क्या है, आवश्यक है। यानी इसमें संतान तभी उत्पन्न होगा जब नर और मादा दोनों क्या होगा, जनन में भाग लेगा, यानी पुरुष और महिला दोनों भाग लेगा। अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। किसका, समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, जिस कारण से इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। यानी अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि समसूत्री विभाजन का होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। किसका, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिस कारण से इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, बट लैंगिक जनन में निषेचन होता है। अलैंगिक जनन संतान पुण्यतः जनक के समान गुणों वाली होती है। यानी जैसा पहले जो था, मतलब जनक चाहे नर हो या मादा हो, उसी तरह का संतान होगा। बट लैंगिक जनन में दोनों का गुण पाया जाएगा। संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। लैंगिक जनन मुख्यतः मनुष्यों में होता है, एक मुख्यतः किसमें, कीड़ों ये सब में होता है।
अगला टॉपिक है बाबू परागन और निषेचन। परागन और निषेचन में क्या अंतर है, ठीक है। अगर परागन के बारे में आ गया तो परागन को लिखना, निषेचन किसे कहते हैं, इसी में परागन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, दोनों आ गया है। तो देखो परागन किसे कहते हैं, पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागन। एक बार बोलो, पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। निषेचन नर या मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। यानी नर और मादा यानी पुरुष और महिला जब मिल का मतलब संपर्क होता है, मतलब उसके युग्मक का संपर्क होता है तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। परागन प्रायः कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम में होता है, बट नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक ले जाने के लिए कार्य परनालिका करती है। ये परागन मुख्यतः किसको, कीट मतलब कोई मतलब कीट करेगा, वायु हवा द्वारा होगा, जल द्वारा होगा, पक्षी ये सब करेगा, बट इसमें कौन, पराग नलिका करती है। जो परागन है यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, जो परागन क्रिया वो निषेचन से पहले होती है, बट निषेचन क्रिया परागन के बाद होती है। जो निषेचन क्रिया है वो क्या होती है, परागन के बाद होती है। अगला टॉपिक है बाबू स्वपरागन और परपरागन से आप क्या समझते हैं। तो देखो स्वपरागन, स्व मतलब खुद का परागन, पर मतलब दूसरों पे परागन करना। स्वपरागन जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे, उसी पुष्प मैंने स्व मतलब अपने को ही, जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पे या कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होता है तो इसे क्या कहते हैं बाबू, स्वपरागन कहते हैं। यानी जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पर या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पे या कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन में जीन संरचना क्या होती है, समान होती है। बट परपरागन यानी जब किसी पुष्प के परागन उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के किसी जीन संरचना से भिन्न होती है, अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है के वर्तिकाग्र पे पहुंचकर उसे पराजित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, परपरागन कहते हैं। यानी कोई भी पुष्प के परागन है उसी प्रजाति के अन्य पुष्प यानी उसी प्रजाति का कोई अन्य पुष्प है जिसके जीन संरचना क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए, जो पहले वाले पुष्प था कि वर्तिकाग्र पे अगर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, परपरागन कहते हैं। अगला टॉपिक है, क्या है पढ़ो, क्या क्वेश्चन है, क्या है देखो, पादप हार्मोन क्या है। अभी पता है रात को 1 बजने वाली है, ठीक है। पादप हार्मोन क्या है, तो देखो पादप हार्मोन सबसे पहले किसमें, पौधों के लिए लागू होता है। तो पौधों के तने और जड़ के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले विशेष प्रकार के रसायन पदार्थ क्या कहलाता है, रसायन पादप हार्मोन्स कहलाता है। यानी पौधों के तनों और जड़ के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले विशेष प्रकार के रसायन पादप हार्मोन कहलाता है। पौधों के तनों और जड़ के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले विशेष प्रकार के रसायन पादप हार्मोन्स कहलाता है। पादप हार्मोन्स पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर अपना प्रभाव डालता है। जो पादप हार्मोन है वो पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है। ये क्या डाल सकता है, वो पौधों के वृद्धि होने में, बढ़ने में, दीर्घकरण करने में, पुष्पन पौधों में फूलों को आने में, फलों के विकास करने में, परिपक्वन यानी फलों को पकने में आदि को प्रभावित करता है। पादप हार्मोन की कमी या अधिकता पौधों के विभिन्न भागों पर विभिन्न प्रभाव डालता है। अगर पादप हार्मोन की कमी हो रही है तो वो पौधे के अलग अलग भागों पे अलग अलग प्रभाव डालेगा। कुछ प्रमुख पादप हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, ये सब क्या है बाबू, पादप हार्मोन का उदाहरण है। अब तो कुछ और ही क्वेश्चन बचा है 70 क्वेश्चन की सीरीज में। अब अगले वीडियो में टोटल क्या कवर हो जाएगी बाबू, साइंस का बटे में से बटे नंबर कवर हो जाएगा। देखो क्या है, रक्त में उपस्थित 3 प्रकार के कोशिकाओं का नाम बताइए, प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। जो रक्त में उपस्थित है
कौन कौन सी 3 प्रकार की कोशिका होती है उसका नाम। तो जो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है उसमें से पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, देखो इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन। और इसी के कारण हमारे खून का क्या होता है? लाल रंग होता है, जो ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करती है। यानी हीमोग्लोबिन ही होता है लाल रक्त कणिकाएं, इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन वाहक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। दूसरा होता है बाबू श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या? श्वेत रक्त कणिकाएं, जो क्या करता है? शरीर को सुरक्षा, जैसे कुछ कट फट जाता है, मान लो ब्लेड ये सब तो ब्लड आती है तो वो शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त स्कंदन में क्या करता है? सहायता करता है। रक्त स्कंदन में क्या करता है? सहायता करता है। अब आ गई वही आखिरी बारी आज का, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये सब का अगर तुम लोग कहोगे तो ये सब का पीडीएफ मैं तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। लेकिन तुम्हारी कमेंट्स के ऊपर ही, अगर तुम्हें लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम लोग बताओ, इसका पीडीएफ मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन तभी डलवाऊंगा जब सबका कमेंट्स आएगा तभी, ठीक है। पीडीएफ ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि हम नोट्स लिखे हैं एक अच्छे प्रॉपर राइटिंग में तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन हर एक बच्चा का कमेंट्स आएगा तभी ये अवेलेबल हो पाएगा। देखो बाबू, समजातीय श्रेणी क्या कहते हैं? सम मीन्स बराबर, जात मीन्स उसका जात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी जब कार्बनिक यौगिकों को जिनमें समान क्रियात्मक समूह, कौन सी? समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो कार्बन परमाणुओं की ऐसी संख्या को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब एक श्रेणी बनती है जिसे क्या कहते हैं? सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही समूह उपस्थित होता है, उसका क्रियात्मक समूह क्या है? एक ही है, और उसमें कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब एक समजातीय श्रेणी का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे CH3 लिखा गया है OH, CH3OH, OH मतलब अल्कोहल, C मतलब कार्बन परमाणु एक है, एक के लिए मेथ तो मेथेनॉल, अल्कोहल के लिए ऑल जोड़ते हैं, C2H5OH, C2H5 कार्बन परमाणु दो है, दो के लिए एथ, OH मतलब अल्कोहल एक ही ग्रुप का है, एथोनॉल। अगर दो लगातार समजातीय श्रेणी का एक ही का है तो उसमें पता है कितने कार्बन परमाणु का अंतर होता है? CH2 का। जैसे यहाँ कार्बन 1 कार्बन 2, एक कार्बन का अंतर, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 5 यानी 2 का, यानी दो लगातार समजातीय श्रेणी में हमेशा अंतर कितने का होगा? CH2 का होगा। जैसे मान लो कुछ और एक लिखते हैं, C2H4 और C3H6। अब देखो कार्बन परमाणु दो, दो दूनी 4, यानी कौन सी फार्मूले लग रहा है? CnH2n, और CnH2n किसका फार्मूला होता है? एल्कीन का। किसका होता है? एल्कीन का। देखो दो लगातार कार्बन परमाणु है, दो तो 3, देखो 2 से 3 जा रहा है तो एक कार्बन परमाणु का अंतर, ठीक है। और फिर देखो हाइड्रोजन 4 से 6 पे जा रहा है, यानी 2 हाइड्रोजन का अंतर, यानी हमेशा दो लगातार कार्बन परमाणुओं के बीच CH2 का अंतर होता है। किसमें? समजातीय सजातीय श्रेणी में। किसमें? समजातीय श्रेणी में। इसका सूत्र क्या होगा? कमेंट्स में बताओ। यहाँ तक अगर वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो, क्योंकि पता है इतनी रात रात तक तुम्हारे लिए मैं जग के मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। बस एक ही मेरा मकसद है बाबू कि तुम इस बार का टॉपर आओ। टॉपर आने के लिए तुम मेरे को जितना मेहनत करना पड़ेगा उसका तुम आधी मेहनत करो, ठीक है। आधी मेहनत भी करोगे तो इस बार का टॉपर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ हर एक दोस्तों को, देखो बाबू हमारा मकसद है, हमारे मकसद को प्लीज़, ये हमारा मकसद है कि हर एक बच्चा को पास कराया जाए। प्लीज़ एक बार तुम सब मेहनत कर दो, एक बार तुम सब नाम कर दो, हर एक बच्चा को पास कराने में जितना योगदान हो सके हेल्प करो, ठीक है। क्योंकि पता है तुम जितना ज़्यादा हेल्प करोगे ना दूसरे को, कहीं ना कहीं भगवान अल्लाह देख रहे हैं तुम्हें भी कि तुम एक परोपकारी। जैसे मुझे क्या मिल रहा है, अभी ये वीडियो 1 बजे रात को शूट कर रहा हूँ, ना हमें कोई इनकम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन पता है हम क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को भलाई करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? लोगों को मदद करना चाह रहे हैं, तुम लोग को अच्छे रिजल्ट दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तुम सब भी, अगर तुम्हें क्या है, एक शेयर करने में, एक बच्चों को पहुंचाने में, तुम अपना काम तो कर लो। अगर तुम शेयर कर रहे हो, मान लो वो नहीं देख रहा है तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम देखने के बाद किसी बच्चे के पास तक पहुंचा ही नहीं रहे हो, किसी दूसरे को हेल्प ही नहीं कर रहे हो। शायद वो बच्चा को ज़रूरत है, जिसे अगर कोई बच्चा को ज़रूरत है, अगर उसके पास पहुंच जाए तो ज़रूर देखेगा। मान लो तुमने जिसके पास पहुंचाया उसमें से
10 में से 2 को ज़रूरत है, बहुत है, तूने 2 लोगों को तो हेल्प किया ना, वो 2 लोग आगे हेल्प करेगा। तो प्लीज़ पता है जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो। बात समझ में आया मेरे भाई? ताकि हम भी अंदर से मोटिवेट रहें, तुम लोग के लिए ये रात को 1 बजे 2 बजे तक काम करने के लिए तैयार रहें, ठीक है? और एक ज़रूरी बात बताना चाह रहे हैं कि अगले जो साइंस का 30 क्वेश्चन बचा है, टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले जो 30 क्वेश्चन बचेगा उसमें से यूके बोर्ड के बच्चे बिल्कुल मैं कह रहा कि 80 में से 80 नंबर लाने के लिए तैयार होगा अगर उसने सच में इस 100 क्वेश्चन का वीडियो सीरीज पूरे अच्छे से देख लिया है। पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लेना, नहीं तो चैनल पे जाना, सर्च करना मैथ्स एंटरटेनमेंट, पिछले 2 या 3 दिन पहले मतलब डाली गई है। बात क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके साइंस के अगले वीडियो का लिए और यूके बोर्ड का हर एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों। इतने देर तक ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हम तुम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहना चाहते हैं।